नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भर दिया है और उनके साथ सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे, साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भर दिया है सीट के लिए। और आपको बताना चाहेंगे कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और सीएम धामी भी मौके पर मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भर दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। और बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भरा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनके साथ मौजूद रहे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बागेश्वर उपचुनाव के लिए सियासी घमासान लगातार तेज होता हुआ बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन भर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। आपको बताना चाहेंगे कि दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है और ये जो चुनाव है बागेश्वर का, वो दो तरफा माना जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है सीधी, वहीं दूसरी पार्टियां भी इस चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। लेकिन आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ नामांकन भरने पहुंची पार्वती दास और उनके नामांकन भरने के साथ ही सियासी हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई है, सियासी घमासान तेज हो गया है। और बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पार्वती दास द्वारा नामांकन भर दिया गया है और इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला। तो नवीन, सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में पार्वती दास ने आज नामांकन भर दिया है, वहीं इस सीट के लिए सियासी घमासान लगातार तेज होता हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, बागेश्वर उपचुनाव की बात करें तो आज जो वहाँ के प्रत्याशी हैं, बीजेपी द्वारा जो प्रत्याशी घोषित नामांकन किया है, इस मौके पर प्रभारी मंत्री जो है सौरभ बोगड़ा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पर मौजूद रहे। इसके साथ ही तमाम सारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे वह भी लगातार बागेश्वर का दौरा भी कर रहे थे। और आज वह समय आ गया जब पार्वती दास ने अपना नामांकन किया है। कहीं ना कहीं बीजेपी उपचुनाव को लेकर पूरी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरीके से चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए, किस तरीके से काम किया जाए कि चुनाव अपने पक्ष में हो जाए। इसको लेकर लगातार बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं बागेश्वर में मौजूद है। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं बागेश्वर चुनाव को लेकर तमाम सारी जो तैयारियां थी बीजेपी की तरफ से वो पूरी हो चुकी है। आज पार्वती दास ने अपना नामांकन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि चुनाव को लेकर जो तमाम सारी तैयारियां चल रही थी, जो नामों के बीच में अटकलें लग रही थी कि किसका नाम फाइनल होगा, उस पर भी मुहर लगती हुई दिखी है। और पार्वती दास ने अपना नामांकन किया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट वहां पर मौजूद रहे, प्रभारी मंत्री सौरभ बोगड़ा वहां पर मौजूद रहे और तमाम सारी जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे वह नामांकन के दौरान वहां मौजूद रहे हैं। बिल्कुल नवीन, और भाजपा की तरफ से जिस तरह से पार्वती दास का नामांकन किया गया है और उनका नाम फाइनल होते ही कांग्रेस और विपक्षी दलों में काफी ज्यादा हलचल तेज होती हुई नजर आई थी और लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेलने का काम किया है इस चुनाव में। जी, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए बागेश्वर चुनाव को लेकर जो तमाम सारे राजनीतिक दल हैं अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। और अगर बात जाए बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपना कहीं ना कहीं एक ट्रम्प कार्ड जरूर खेला है पार्वती दास के नाम पर। और इसके साथ ही अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल भी उठाता रह रहा था कि जो सिंपैथी का कार्ड है वो बीजेपी द्वारा खेला गया है। और साथ ही अगर तमाम सारे दलों की बात करें तो चुनावी सरगर्मियां सभी दलों की पूरी तरीके से तेज होती हुई नजर आ रही है। सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर तमाम सारी तैयारियां कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि बागेश्वर एक उपचुनाव है, वहां से स्वर्गीय चंदन रामदास चारबाग से जो विधायक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर है कि इस बार का जो चुनाव होता है, जो चुनाव होगा वो किसके पक्ष में जाएगा। हालांकि पार्वती दास के नामांकन के साथ ही कहीं ना कहीं तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि जो चुनाव का जो मोड़ होगा वो किस तरफ नजर आएगा या आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा सिंपैथी कार्ड जरूर खेलने का काम पार्वती दास के नाम को लेकर किया है।
बिल्कुल नवीन, तो पार्वती दास के नाम पर तो मुहर लग गई है, और ये कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के लिए? देखिए, अगर तमाम सारे दलों की बात की जाए तो लगातार सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आज की बात की जाए तो जो पार्वती दास ने नामांकन किया है, पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वह भी नामांकन करेंगे। कहीं ना कहीं हॉट सीट बागेश्वर बनती हुई जा रही है। चुनाव को किस तरीके से पक्ष में किया जाए, इसको लेकर जो विपक्षी दल है वो लगातार अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और इसके साथ ही जो जनसंपर्क अभियान की जो बात की जा रही है, लगातार विपक्ष द्वारा भी जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि वोटर किसके पक्ष में वोट करता है। लेकिन अगर बात की जाए तो तमाम सारे दल लगातार बागेश्वर उपचुनाव में अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। इसी क्रम में अगर बीजेपी की बात की जाए तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या प्रभारी मंत्री सौरभ बोगुड़ा हो या फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, वो अभी वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम सारे लोगों से वोट के लिए, पार्वती दास के लिए अपील करते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पार्वती दास ने नामांकन भर दिया है और सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वो नामांकन भरने पहुंची, और उनके नामांकन भरने के साथ ही सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज होती हुई। और फिलहाल ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे थे कि जहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन आज भर दिया है। वहीं रुख करेंगे अगली खबर का। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 5वीं पुण्यतिथि है और इस पर पीएम मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं ने अटल जी को याद किया है। इसी कड़ी में सीएम धामी ने भी ट्वीट कर अटल जी को नमन किया। तो भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, महान कवि और असंख्य कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्तंभ देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर कोटिश नमन। वहीं राष्ट्र के विकास एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। भारतीय राजनीति के अजात शत्रु बताया पूर्व पीएम को, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट करते हुए पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के तमाम बड़े नेताओं ने आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया है। तो सीएम धामी का भी ये ट्वीट सामने आया और उन्होंने भी अटल जी को नमन करते हुए अपने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। तो उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं और हर पार्टी सत्ता की चाबी पाने के लिए रणनीतिक तैयारी करने में जोरों शोरों से मैदान में उतर चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रत्याशियों को लेकर चर्चा जोरों पर है। वहीं उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर होनी तय मानी जा रही है। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बागेश्वर में उपचुनाव की जंग, तेज हुआ सियासी दांव। राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग ने भी बागेश्वर में होने वाले आगामी चुनाव के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीख की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने 7 राज्यों में अलग अलग जगह खाली हुए विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसमें बागेश्वर सीट भी शामिल है। बीजेपी के चंदन रामदास बागेश्वर विधानसभा से विधायक थे और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री भी। उनके निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सीट के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक नामांकन की तारीख 17 अगस्त, नामांकन वापस लेने की तारीख 21 अगस्त, उपचुनाव की तारीख 5 सितंबर, नतीजों की घोषणा 8 सितंबर। इन तारीखों के बीच तमाम पार्टियां अपनी जुगत में लगी हुई है। बात अगर बीजेपी की हो तो बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। चंदन रामदास की ही पत्नी पार्वती दास को ही इस सीट से प्रत्याशी बना दिया है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पहले से ही चर्चाएं थी, जिसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव तैयारियां तेज, जीत का दावा कर रहे सियासी दल। क्या बीजेपी खेलेगी सहानुभूति फैक्टर? किसे टिकट देगा सियासी दल? सियासी दलों का क्या होगा दाम?
क्या रहेगा खास, बदलेगा इतिहास? बागेश्वर उपचुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। बागेश्वर उपचुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई ये जानने को आतुर है कि आखिरकार स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की विधानसभा का नया प्रतिनिधि कौन होगा। उपचुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने भी कमर कस ली है। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भले ही ताल ठोक रही हो और जीत का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उपचुनाव में सीट जीतने की चुनौती कांग्रेस के सामने है। भले ही इस समय सारे दिग्गज एक मंच पर नजर आ रहे हो, लेकिन चुनावी रणनीति और जनता के सामने वोट के लिए एकजुटता दिखाना कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो सकता है। जनता का रुख साफ है, सत्ता का ऊंट किस ओर बैठेगा खुद सुन लीजिए। बागेश्वर में उपचुनाव की लहर है। इस बीच रोजाना होती राजनीतिक उठापटक से ये खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। ऐसे में दल बदल भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के रंजीत दास को अपनी पार्टी में शामिल किया तो कांग्रेस ने भी एक अलग ही दांव खेला। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार को अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें ही बागेश्वर सीट से अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो उन्होंने चंदन राम दास की तरफ से खाली हुई ये सीट पर उन्हीं की पत्नी पार्वती देवी को उतार दिया है। ऐसे में बीजेपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सहानुभूति कार्ड खेल रही है। अब देखना तो ये होगा कि कांग्रेस क्या वाकई में 13 साल का जो सूखा पड़ा है उपचुनाव में वो नहीं जीत पाई है किसी भी, तो ऐसे में क्या वो जीत पाएगी? और भी कई ऐसे सवाल यहाँ पर उठते दिखाई दे रहे हैं। 17 अगस्त यानी कल नामांकन होना है। तमाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। वहीं 5 सितंबर को ये उपचुनाव होने हैं जहां जनता अपने मत का प्रयोग करके अपना नेता चुनेगी और 8 सितंबर को आएंगे नतीजे, जब ये साबित हो जाएगा कि आखिर बागेश्वर सीट का ये ताज किसके सिर पे सजेगा। बागेश्वर में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जबकि 5 सितंबर को बागेश्वर में उपचुनाव होंगे और जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। वहीं 8 सितंबर वो दिन होगा जब चुनाव आयोग मतगणना कर परिणाम घोषित करेगा और ये भी साफ हो जाएगा कि आखिर किसके सिर सजेगा बागेश्वर का ताज। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शूरवीर सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश में 5 लोकसभा सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस सरकार में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से काफी ज्यादा त्रस्त है। लोकसभा में कांग्रेस बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ेगी और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं कोई लफाजी नहीं करता, कम से कम 3 सीटें कांग्रेस उत्तराखंड से लाएगी। और अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया तो 2009 भी रिपीट हो सकता है। तो मैं इसलिए ये कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका जो मनोबल कमज़ोर हुआ था पिछले विधानसभा के चुनाव में कि जीती हुई बाजी हार गए हम, और जिन कारणों से आ रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं वो एक्सेप्ट करें कि क्यों हुआ ऐसा, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जिस दिन वो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया उस दिन कार्यकर्ता को पता लगेगा कि वास्तव में किन कारणों से उन्होंने ये सब किया। उत्तर प्रदेश भर में मौसम का कहर भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर चमोली में मकान गिरने से एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और घटना के समय मौके पर 7 मजदूर भी मौजूद थे, जिनमें से 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है। तो वहीं भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में भी गंगा नदी पर उफान देखने को मिल रहा है। नदी के आसपास के तटीय इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं और गंगा नदी को देखकर पर्यटक भी अब दहशत में आ चुके हैं। तो नदियों की ये जो खौफनाक तस्वीरें हैं ऋषिकेश से, वो वाकई में काफी ज्यादा चिंता बढ़ा देने वाली हैं। वहीं चमोली में भी एक मकान के गिरने की खबर सामने आ रही है।
तो 3 लोगों को फिलहाल रेस्क्यू कर लिया है और 4 लोग अभी भी दबे होने की आशंका जताई गई है। प्रदेश भर में मौसम का कहर लगातार लोगों पर मुसीबत बनकर बरपा रहा है और चमोली और ऋषिकेश की ये 2 तस्वीरें जहां पर लगातार बारिश और मौसम की मार लोग झेल रहे हैं और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के भोगपुर गांव के पास देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाली सड़क का भी एक बड़ा हिस्सा बह गया है और 14 अगस्त को जाखंड नदी में पानी के तेज बहाव के कारण सड़क बह गई थी। आईएमडी के अनुसार देहरादून, टिहरी और पौड़ी जिलों में अलग अलग स्थानों पर बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। ये रायपुर निकलती है बाईपास यहाँ से। ये रोड ये रात इसमें अचानक ज़्यादा पानी बढ़ने से ये इसका पानी का रुख इधर बदल गया, जो इस साइड में आ गया, जिससे ये कटाव हो गया। इससे कोई हादसा? वैसे रात तो कोई हादसा नहीं हुआ, पर हो सकता है हादसा। अगर ऐसी स्थिति रही तो हादसा भी हो सकता है। पुल कितना पुराना था या नहीं? ये पुल तो सर ज़्यादा नहीं है, इसको पुल को अभी 12-14 साल हुए बने हुए। तो प्रदेश भर में आई आपदा से हर जगह जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं ऋषिकेश में भी जलभराव के कारण कार के फंसने की जानकारी मिल रही है। बताना चाहेंगे कि पानी में फंसी कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया है। उधर संविधान से इंडिया नाम हटाने की मांग एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है और सांसद नरेश बंसल ने इस मांग को उठाया है। इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं भाजपा सांसद नरेश बंसल ने एक बार फिर से संविधान से इंडिया नाम को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है और इसे संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल में इस गुलामी के प्रतीक को हटाया जाना चाहिए। दुनिया के किसी देश के 2 नाम नहीं है। इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक है, 200-300 वर्ष का ही नाम है। भारत शाश्वत हजारों वर्षों का नाम है और दुनिया के किसी साहित्य में प्रॉपर नाम का ट्रांसलेशन नहीं होता है। इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब है? क्या आपका नाम सूरज प्रकाश है तो मैं सनलाइट कहूँ? आपका नाम चंद्र प्रकाश है तो मैं मूनलाइट कहूँ? कभी ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसलिए भारत का नाम भारत होना चाहिए। भारत लेते ही हजारों वर्ष का इतिहास, संस्कृति, जिसने उत्थान पतन दोनों देखे हैं, वो हमारे सामने आ जाती है और उससे हम संकल्प लेकर आगे के भविष्य को ठीक करने के लिए चलते हैं। इंडिया नाम हमको गुलामी की दास्ता की याद दिलाता है, इसलिए वो बदलना चाहिए और बदल रहा है। अभी संसद में 3 कानून जो अंग्रेजों के बनाए हुए थे, अंग्रेजों के समय के थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, सबको बदलकर भारत के नाम से भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्षी अधिनियम, इस प्रकार से किया गया, सरलीकरण किया गया, क्योंकि वो सारे कानून अंग्रेजों ने अपनी दास्ता बनाए रखने के लिए किए थे। अब जो कानून बन रहे हैं वो भारत के व्यक्ति को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए बन रहे हैं, उसको दास बनाने के लिए नहीं। यही अंतर है इंडिया और भारत का।
देहरादून में स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और साल 2020 से अब तक देहरादून देश भर में 124वें स्थान से 69वें स्थान पर पहुंच चुका है। वहीं देहरादून को शीर्ष 50 शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम की ओर से लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के तहत शहर की सूरत बिगड़ने वाले बैनर और पोस्टर को हटाने के लिए अभियान छेड़ा जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून लंबी छलांग लगाएगा। स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम के शहर में जितने भी जो है अवैध होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं वो समय समय पर जो है नगर निगम उनको हटाता है और हटाने के साथ साथ जो बैनर लगाते हैं पोस्टर लगाते हैं उन पे जुर्माने का भी प्रावधान समय समय पर नगर निगम के माध्यम से प्रशासन करता है। अभी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। जो अवैध होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, कुछ धार्मिक संस्थाओं के बैनर जरूर लगे हैं, जैसे हमारी टपकेसर की शोभा यात्रा के बैनर हैं। तो शोभा यात्रा के बैनर के लिए जो है हमने उनको कहा है कि शहर में जो है शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है और उन्होंने हमसे अनुरोध भी किया था। तो हमने कहा शोभा यात्रा इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनको बैनरों को छूट के साथ साथ जो कमर्शियल बैनर लगाते हैं, जो बधाई के बैनर लगाते हैं, उनको हटाने के लिए हमने कहा है। हरिद्वार में पीएम नरेंद्र मोदी के परिवारवाद पर दिए हुए बयान का साधु संतों ने स्वागत किया है और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने पीएम के इस बयान को देश के सच्चे नेता होने का प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का ये व्यक्तित्व अपने आप में ये दर्शाता है कि उन्होंने देश के लिए जो भी काम किया वो एक परिवार की मुखिया होने के नाते किया है। पीएम मोदी देश के सच्चे हितैषी हैं। आप देखते हैं 2014 से लेकर आज तक जो हमारे प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक मुखिया के रूप में, एक परिवार के जितना पूरा हिंदुस्तान के सबके एक एचओडी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका परिवार कौन है? उनके अपने बच्चे नहीं है। ये जो पूरा देश है, पूरा भारत है, ये सब मोदी जी का अपना परिवार है। उन्होंने पूरे देश को अपना परिवार माना है और कहीं पार्टियां जिन्होंने अपने आप को, अपने बच्चों को अपना मानते हैं, वो एक नेता नहीं कहलाए जाते। सच्चा नेता, असली नेता वही है जो पूरे देश को अपना मानता है, पूरे देश के बच्चों को अपना मानता है, जो सबको लेके चलता है, वही देश का सबसे बड़ा नेता होता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज ये संबोधन दिया उसमें कहा कि ये देश मेरा पूरा परिवार है। तो मैं समझता हूं जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं सभी को इस बात पे बहुत खुशी हुई कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको अपना परिवार माना है। उधर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रनाथ गिरी महाराज हल्द्वानी पहुंचे और यहां उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर चिंता जाहिर करते हुए देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत की आबादी दुनिया की आबादी की 24% है, जबकि देश के पास केवल 2% प्राकृतिक स्रोत हैं। ऐसे में यदि जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।